जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र का हल, जिसमें अब तक अपनों ने 16 प्रश्न, जिसमें चाहे अथवा वाले प्रश्न हैं वो भी हमने साथ में अच्छे से समझ लिए हैं भी किस प्रकार से इनका उत्तर लिखना है और क्या एक आदर्श उत्तर किसी प्रश्न का हो सकता है। उसकी बात 16 प्रश्नों तक हो चुकी है। तो खंड 6 के आज हम 17वें प्रश्न से आगे शुरू करते हैं। और 17वां प्रश्न, जैसे कि मैंने बताया आपको, खंड 6 में प्रत्येक प्रश्न में अथवा है। तो 17वें में दो प्रश्न है। सघन व प्रकीर्ण अधिवास में कोई तीन अंतर बताइए। एक एक नंबर के हैं तीनों। और अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, मानव अधिवासों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के आदर्श उत्तर क्या हो सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार कितना आपको लिखना चाहिए, उस पर अब अपनी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 17वें प्रश्न में, सघन व प्रकीर्ण अधिवास में कोई तीन अंतर बताइए। तो वही प्रश्न संख्या 17 लगानी है या उत्तर 17 लगा दें और पहले हेडिंग बनाएंगे आप, सघन अधिवास व प्रकीर्ण अधिवास में अंतर, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंतर का प्रश्न है तो आपको आपकी कॉपी को दो भागों में बांट लेना है, और या तो आप स्केल से बीच में दो भागों में कर लें या कॉपी को बीच में इस प्रकार फोल्ड करके और हाथ से दबा दें और वापस ऐसे कर दें, दो हिस्से हो जाएंगे। तो एक तरफ आपको लिखना है सघन अधिवास और दूसरी तरफ लिखना है आपको प्रकीर्ण अधिवास, और तीन अंतर देने हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अंतर वाला प्रश्न करो, एक अंतर एक की सीध में, दूसरे की सीध में दूसरा और तीसरे की सीध में तीसरा हो। ये बात क्यों बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है भी पहले का जो आप कोई बात लिख रहे हो वो 3 लाइनों में आ गई, दूसरी वाली 2 लाइन में आई, तो आपको वो लाइन खाली छोड़नी है, यानी पहले की सीध में पहला और फिर दूसरे पॉइंट की सीध में दूसरा पॉइंट है वो आपको लिखना है। चलिए, सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास लिख लिया आपने। अब तीन अंतर करना है। तो आप सघन अधिवास में लिख सकते हो, इसमें सभी आवास पास पास बने होते हैं। और इधर प्रकीर्ण में आप लिखोगे नंबर 1, इसमें आवास एक दूसरे से दूर होते हैं। सघन अधिवास में दूसरा आ जाएगा, इसमें व्यक्ति समूह में रहते हैं। और इसमें इधर लिखोगे आप प्रकीर्ण में, इसमें व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, यानी अकेले रहना पसंद है, और इसे और इधर सघन वाले हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तीसरा सघन में है क्या, इसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना अधिक होती है। ग्रुप में रहते हैं तो सहयोग की भावना अधिक होगी। और इधर आप इसमें लिखोगे, इसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। तो इस प्रकार से आप कोई भी तीन अंतर, उचित जो अंतर है वो लिखकर आप अपने पूरे मार्क्स है वो प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के अथवा वाला प्रश्न। जो प्रश्न है आपका, मानव अधिवासों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सीधा लिखा है 3 नंबर का है, ये नहीं बताया भी कितनी कितनी, जैसे इसमें 3 अंतर पूछे और एक एक नंबर का हो गया, और अथवा वाले प्रश्न में ऐसा नहीं है। तो आप पहले प्रश्न संख्या, अगर ये प्रश्न आप पेपर में करोगे तो इसको लिखना है। अभी मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, याद पूरा मॉडल पेपर करना है अच्छे से। तो प्रश्न संख्या 17 का अथवा वाला उत्तर या उत्तर 17 नंबर लगा दीजिए। हेडिंग बनाएंगे पहले, जो टॉपिक है मानव अधिवास का वर्गीकरण, हेडिंग बना के उसको अंडरलाइन कर देंगे। और पहले आप वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन करने का आधार लिखेंगे। क्या है, तो आप लिखेंगे प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर। दो कंडीशन रखी है, प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवास को 2 वर्गों में बांटा गया है। और उसके बाद फिर दोनों वर्गों के नाम लिखोगे, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। अब आप ये सोचेंगे फिर अब इसमें क्या लिखें, इसमें तो पूरा चैप्टर आ गया। हाँ, बिल्कुल पूरा चैप्टर आ गया इसमें, लेकिन हमें प्रश्न को समझना है। क्लासिफिकेशन पूछा है, क्लासिफिकेशन ये कह रहा है कि ये 2 भागों में है। फिर ग्रामीण और नगरीय में अगर और आगे जाएंगे तो फिर उनके प्रकार आ जाते हैं, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, फिर उनकी समस्याएं आ जाती है, सॉल्यूशन आ जाता है। नगरीय अधिवासों के प्रकार, उनके सॉल्यूशन, ये चीज हमें उस कोई लेख नहीं लिखना है इसके ऊपर, हमें क्लासिफाइड करना है। तो कर दिया, 2 भागों में बंट गए। अब क्या करना है, आपको दोनों अधिवासों की विशेषताएं देनी है और आगे जाके डीप नहीं लिखना है कुछ। तो अब आप एक एक करके इन दोनों को लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहां ए बी करके लिख दिया, आप जो भी नंबरिंग जो भी आपकी इच्छा हो, ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं, और उसके बाद नगरीय अधिवास की विशेषताएं। मैंने यहां दोनों में 6-6 विशेषताएं लिखी है। आप चाहें
तो 4 लिख दें, लेकिन कम से कम 4 दोनों में लिखनी है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। टीचर हो सकता है 1 नंबर इसका आधार पर आपको दे दे और 4 लिखने के बाद 1 नंबर आपको इसके आधार पर दे दे। फिर आपको अगर कोई संशय रहता है दिमाग में, आप अपने दिमाग में प्रेशर मत रखें। कोई आपको लगता है नहीं यार कम पड़ जाए तो 6 लिख दो भाई। अगर आपके पास टाइम है और आपकी याद है तो आप ज्यादा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेख मत लिखने बैठ जाना बस। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दोनों वर्गों के नाम लिख दिया। ग्रामीण अधिवास की विशेषताएं एक एक करके नंबरिंग लगाकर ही लिखो, अच्छे से हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं कभी और परीक्षा में, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर लिखिए, और मैंने उसी तरीके से लिखा है ताकि आपको याद रखना भी आसान हो जाए। नंबर 1 है ग्रामीण अधिवास की विशेषताओं में, यहां निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहां आप चाहें तो ग्रामीण अधिवास शब्द है वो रिपीट कर सकते हैं। तो नंबर 1 है ग्रामीण अधिवास की विशेषताओं में यहां निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरी विशेषता है इनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। तीसरी विशेषता है इन पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, ये मॉडर्न नहीं होते गांव के लोग, ये कहना चाहता है। चौथा है यहां मतलब ग्रामीण अधिवास में यहां रोजगार के अवसर कम होते हैं। पांचवी विशेषता है यहां कच्ची सड़कें तथा कच्चे मकान अधिक मिलते हैं। और छठी विशेषता है इनमें सामाजिक संबंध अधिक मजबूत होते हैं, प्रगाढ़ संबंध होते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हमने लिख दी ग्रामीण अधिवास की। इसी प्रकार से आपको नगरीय अधिवास की विशेषताएं हेडिंग लगा के फिर इतनी ही विशेषताएं यहां लिख दीजिए। बस जिसके ये समझ में आ गई उसका पलट करना है बस। पहला, यहां उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरा, यहां 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़ी होती है। तीसरा, इन पर आधुनिकता का प्रभाव अधिक होता है। चौथा है यहां रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। पांचवा है यहां पक्की सड़कें व पक्के मकान अधिक मिलते हैं। और छठा है सामाजिक संबंध भी, यहां पर सामाजिक संबंध है वो कम मजबूत होते हैं। गांव वालों में ज्यादा मजबूत होते हैं, शहरी लोगों में सामाजिकता कम ही होती है, कम ही पसंद करते हैं एक दूसरे के घर जाना, अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ भाग दौड़ की होगी, किसी को किसी के लिए टाइम है ही नहीं। तो बस ये विशेषताएं लिखनी है आपको, लेख मत लिखने लग जाना। कहीं ग्रामीण अधिवास के फिर प्रकार लिखने लग जाओ, सघन, परकीर्ण, मिश्रित और पल्ली अधिवास हो गया। नगरीय अधिवास के प्रकार हो गए, नगर हो गया, महानगर हो गया, सन नगर हो गया, वृत्त नगर हो गया। तो बहुत ज्यादा इस पर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है आप चाहें तो एक लाइन आप लिख सकते हो, ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकार हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट अलग से बना, ग्रामीण अधिवास के प्रकार, चारों के नाम लिख देना, सघन अधिवास, परकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। और नगरीय अधिवास के प्रकार में आप चारों नाम लिख दो, नगर हो गया, महानगर हो गया, सन नगर हो गया और वृत्त नगर हो गया। बस तो आप बस इतनी बातें बहुत है, क्योंकि अपना क्लासिफिकेशन है वो पूरा हो जाता है। ये चीजें एक चीज अगर आपको जो मैंने अभी बताया उस चीज का आप चार्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा अभी मत करना इतना, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बात तो आपको लिखनी है, चार्ट आपको बना सकते हो, फिर ये ज्यादा मत लिखना फिर यहाँ पर, क्योंकि बड़ा उत्तर हो जाएगा। जैसे फिर भी मैं एक चार्ट बना के बताता हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हो एक बार। इसी इतना ही सही है 17वें के जो अथवा में है, लेकिन फिर भी मैं इसको चार्ट के रूप में भी आपको बताना चाहूंगा, कम से कम और नहीं तो किसी और प्रश्न में ये तरीका आपको काम में आ सकता है भी, या बड़े वाले प्रश्नों में काम में आ सकता है भी, कैसे हम हमारे उत्तर को और प्रभावशाली बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाओगे फिर आप? चार्ट बना सकते हो आप, मानव अधिवास का वर्गीकरण, ये हेडिंग बना दी, इसको अंडरलाइन करेंगे, यहां बीच में तीर का निशान लगा देंगे और लिख दोगे 2 वर्ग। फिर 2 वर्ग कौन कौन से हैं वो लिख दिया, चार्ट बना रहे हैं हम इसका। एक तरफ क्या लिख दोगे, ग्रामीण अधिवास, इसको अंडरलाइन कर दें, और दूसरी तरफ लिख दो नगरीय अधिवास। एक और प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं, फिर आप इसके नीचे लिख दो, एक तीर का निशान बीच में फिर लगाओ और यहां लिख दो प्रकार, और इधर भी लिख दो प्रकार।
या लिखना चाहो तो चार प्रकार है। आप क्या लिख दो, नंबर 1 सघन अधिवास, दूसरा हो गया अपना परकीर्ण अधिवास, पूरा लिख देना, तीसरा हो गया मिश्रित अधिवास, और चौथा हो गया पल्ली अधिवास, ढाणी वाली बात जो कहते हैं। इधर क्या हो जाएगा अपना नगर, दूसरा मेट्रो सिटी अपना महानगर, और तीसरा आ जाएगा सन्नगर, और चौथा हो गया इसमें अपना बृहत नगर। ये चार्ट हो गया। और जैसे मैंने यहां विशेषताएं लिखी है ना, आप इसको भी चार्ट रूप में शो कर सकते हो। मानव अधिवास का वर्गीकरण, ये जो लाइन यहां लिखी है वो आप यहां लिख दो भी। प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर 2 वर्ग, ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास। फिर नीचे क्या करो, ग्रामीण अधिवास की ये विशेषताएं इस साइड में लिख दो जैसे अंतर में लिखते हैं, और इधर तीर का निशान लगा के यहां फिर हेडिंग क्या बना दोगे आप, विशेषताएं, और वो विशेषताएं इधर लिख दो, नगरीय वाली इधर लिख दो। एक तरीका वो भी देखिए, एक बार पुनः समझिए इस प्रकार के प्रश्नों को, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं उत्तर को कैसे प्रभावशाली। एक तरीका तो ये है आप थ्योरिकल रूप में ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, +2 के लिए बढ़िया है तरीका। दूसरा क्या है, आप हेडिंग बना दें प्रश्न, यहां जो भी प्रश्न 17 और उत्तर लिखे, मानव अधिवास का वर्गीकरण, तीर का निशान, और जिस आधार पर बांटा है वो आधार लिख दो, नहीं याद रहे तो सीधा लिख दो 2 वर्ग, एक तरफ लिख दो ग्रामीण अधिवास, एक तरफ नगरीय अधिवास, और अंडरलाइन यहां कर दो, और यहां पर लिख दो विशेषताएं। फिर इसके नीचे ग्रामीण अधिवास की इन 6 में से कोई 4-5 विशेषताएं जितनी आप लिखना चाहें इधर लिख दो। फिर और आगे करना चाहते हो तो फिर नीचे या इधर साइडों में बना दो भी, ये जो प्रकार इधर लिखा है इधर बना दो प्रकार अगर जगह है तो, वरना नीचे फिर एक पूरी लाइन लिख के विशेषताओं की एक लाइन खींच के ऐसे करके, और फिर नीचे तीर का निशान लगा के लिख दो ग्रामीण अधिवास के प्रकार, फिर आप इस चीज को लिख दो वहां नीचे, तो और भी बहुत प्यारा चार्ट भी बन जाएगा, क्लासिफाइड भी हो गई चीज, और उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा बता दूं भी, हमने जो ये चीज लिखी है आपके सामने उसको ऐसे शो कर सकते हैं, ग्रामीण अधिवास, फिर यहां लिखें विशेषताएं, और यहां भी लिखें विशेषताएं, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितनी भी विशेषताएं आप लिखना चाहो, दोनों की एक दूसरे के आमने सामने विशेषता लिख दो, बीच में लाइन नहीं खींचनी है फिर, क्योंकि हम चार्ट रूप में लिख रहे हैं। फिर आप क्या करो, जितनी विशेषताएं लिख के फिर इस प्रकार से एक लाइन इधर, यानी उन विशेषताओं को एक इस तरीके से डब्बे सा बना दिया, फिर इसके नीचे यहां फिर तीर का निशान लगा दो, और इधर लिख दो प्रकार या 4 प्रकार, और इधर भी लिख दो 4 प्रकार। अब वो चारों प्रकारों के नाम लिख दो, कौन से, सघन, परकीर्ण, मिश्रित और पल्ली, और इधर लिख दो 4 प्रकार, नगर, महानगर, सन्नगर और बृहत नगर। देखिए चार्ट रूप भी बन गया, और एक पेज में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब अगर किसी बच्चे को समस्या आई भी, सर मेरे समझ में नहीं है क्या लिखना है, टेंशन मत लेना, प्रेशर मत लेना दिमाग के ऊपर, हाय वो तो ऐसे लिख देगा वैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस तरीके से लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं तरीके बता रहा हूं आपको, जिस बच्चे को जो तरीका अच्छा लग जाए आप उस तरीके को फॉलो करें, लेकिन जो भी तरीका यूज करें उसमें प्रेजेंटेशन करने का, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। 1% भी अगर आपको अपने ऊपर शक होता है छोड़ो, और ये हमारा जो पारंपरिक तरीका है उसको ही फॉलो करो, फिर नया घोचेबाजी मत करो। तो ये हुए अपने 17वें प्रश्न के दोनों प्रश्न, सघन और परकीर्ण अधिवास में अंतर, और साथ में मानव अधिवास का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उसके अंदर भी आपको कितनी बातें किस प्रकार से लिखनी है उसके बाद। चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 18वां प्रश्न है अपना, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ये प्रश्न अपने 13वें पार्ट से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न लगभग बोर्ड परीक्षा में रिपीट भी होता रहता है। तो इस प्रश्न में अपने को क्या करना है, सबसे पहले उत्तर के अंदर आप हेडिंग बनाएंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, और उसको अंडरलाइन कर देंगे।
3 उपाय पूछे हैं, तो 3 पॉइंट बनाकर हम इसको समझाएंगे। तो पहला पॉइंट हो जाता है अपना विवाह की आयु में वृद्धि करना। इसमें आप लिखेंगे देश में विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष व लड़कियों के लिए 18 वर्ष में वृद्धि करनी चाहिए। इससे लड़कियां शिक्षित होगी और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेगी। तो एक तो पहला ये हमारी तरफ से एक उपाय है, वो हो सकता है। दूसरा बिंदु अपने लिख सकते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, और उसको अंडरलाइन कर देंगे पॉइंट बनाकर। ये अपनी हेडिंग हो गई, और डैश करके आगे इसका आंसर लिखेंगे। भारत के हिसाब से लिखा है तो हम राष्ट्रीय और राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, यानी लोगों को जगाना चाहिए। इससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में पर्याप्त सहयोग मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट, और उसके हिसाब से अपने को ये आंसर अपने लिख सकते हैं। फिर तीसरा उपाय है शिक्षा या शिक्षा का प्रसार। इसमें आप लिख सकते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विस्तार के लिए अधिकाधिक जनसंख्या को शिक्षित करना अति आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, साथ ही छोटे परिवार का महत्व समझते हैं। अतः शिक्षा का प्रसार जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको 18वें का जो अथवा से पहले वाला जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाना है। इस प्रकार हेडिंग बनाकर तीनों को आपको इस प्रकार से एक आदर्श उत्तर है वो लिखना है। हाँ, आपको अगर इसके अलावा अपनी भाषा में पहले से उत्तर तैयार है तो फिर आप उसमें चेंज मत कीजिए, जो याद है उसको आप उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ से आप बस लिखने का तरीका फिर देख सकते हो भी किस प्रकार से हमें इसका उत्तर है वो लिखना चाहिए। अब है 18वां जो प्रश्न है, उसके अथवा में दिया है प्रश्न जो कि अपने 14वें पाठ पर आधारित है, और वो है भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। देखिएगा 18वें के जो दोनों प्रश्न हैं वो अप्लाइड प्रश्न माने जाते हैं। ऐसे जब आपसे कोई सुझाव मांगता है, आपसे कोई उपाय है वो पूछता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अप्लाइड प्रश्न कहा जाता है। यानी चीज को समझकर आप उसमें अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं। हालांकि पाठ्यपुस्तक में इन चीजों के बारे में उल्लेख किया हुआ होता है, बस वो समझने के लिए ये है भी हम अपनी तरफ से इस आंसर को वो दे रहे हैं। तो अथवा वाला प्रश्न गिव इन 3 सजेशन टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो इस प्रश्न का 18वें प्रश्न का अथवा वाला जो प्रश्न है और 19वें प्रश्न के जो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अथवा वाला और उससे पहले वाला, तो उनका हम सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो क्लासेस में करेंगे। तो तब तक आप इन 17वें के 2 और 18वें का जो एक प्रश्न है इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें नोट कर लीजिएगा, और इनको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि मॉडल पेपर पूरा होने के बाद हम इस पर अपने टेस्ट प्रक्रिया भी रखेंगे। और मैंने पहले ही बताया वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको ये प्रश्न है वो प्रोवाइड है वो करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसके लाभ भी उठा रहे होंगे। और उसके साथ ही अब बहुत जल्द मैं मॉडल पेपर को पूरा करके उसके बाद में आपकी रिवीजन क्लासेस है वो नियमित रूप से स्टार्ट कर दूंगा, और साथ में जो क्विज़ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसी प्रकार आप चैनल से बने रहिएगा, और समय निकालकर आपको देखना ही है किस प्रकार से क्या है, और वीडियो को सुनना भी है। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।